सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है अध्याय 2 राजा, किसान और नगर। इसमें हमारा सब टॉपिक है बदलता हुआ देहात। इसमें जो सब टॉपिक में 5.1 है जनता में राजा की छवि, यानी कि जनता थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो गरीब जनता थी वो प्राचीन काल से लेके आज तक पढ़ा लिखा जो तबका होता है वो बहुत कम होता है गरीब जनता में। प्राचीन काल में भी सामान्य लोगों के द्वारा छोड़े गए ऐसे विवरण हमें बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि गरीब जनता में उस समय तो शिक्षा का प्रचार बिल्कुल ही नहीं था। हमें कुछ जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी कहानियों में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। जो जातक कथाएं हैं वो पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। इनमें एक जातक हमारे सामने आता है गंधतिंदु। ये रहा गंधतिंदु जातक। गंधतिंदु जातक की कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार उससे दुखी रहती है। इन लोगों में प्रजा में महिलाएं थी, पुरुष थे, किसान थे, पशुपालक थे, ग्रामीण बालक थे, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। इसमें बताया गया है कि एक बार जो राजा है अपना भेष बदलकर जनता में पहुंच जाता है उनका हालचाल जानने के लिए, तो इसके लिए जनता उनको बड़ा भला बुरा कहती है। अभी रात को तो डकैत आते हैं, उनको लूट ले जाते हैं, दिन में राजा के कर्मचारी आते हैं, वो टैक्स वसूल करते हैं। हमारे पास आजीविका के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम कर न चुकाएं। और इसके लिए उन्होंने राजा को भला बुरा कहा कि इस सारी समस्या की जड़ है वो राजा है। और इन समस्याओं से बचने के लिए जो ग्रामीण लोग थे वो अपना रास्ता भी ढूंढ लेते थे। वो गांवों को छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। देखो इसमें दे भी रखा है, इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने लगे, और इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना था। यानी कि जनता थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी। अभी राजा है, निर्दयी है, क्रूर है, टैक्स वसूल करने के लिए आ जाता है, हमारे भले बुरे के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो इस तरह से गंधतिंदु जातक से हमें प्रजा के विचारों को जानने की, मतलब प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी, ये जानकारी हासिल होती है। अब जब राजा ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगा तो उनके पास दो तरीके थे, या तो उत्पादन में संलग्न होकर उत्पादन बढ़ाएं या गांव को छोड़कर जंगलों की तरफ चले जाएं। तो किसानों ने उपज बढ़ाने के तरीके खोज निकाले। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लोहे की फाल लगी हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर वो लोहे के फाल लगी हल थी वो जमीन को गहराई तक जोतती थी, जिसके कारण जमीन का उपजाऊपन ऊपर आ जाता था। इस तरह से लोहे के फाल लगे हल का प्रयोग गंगा घाटी, कावेरी नदी के कछारी क्षेत्रों में होने लगा था, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात होती थी वहाँ लोहे की फाल लगे हल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। उत्पादन बढ़ा, गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलों का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण लोगों की आमदनी बढ़ी। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में लोहे की फाल लगे हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर शुरू हुआ।
पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में देखते हैं, मध्य भारत में देखते हैं, वहाँ खेती के लिए कुदाल का इस्तेमाल होता था। फसल बढ़ाने के और भी तरीके थे, उनमें थे सिंचाई के साधन, जैसे कि नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं। नहरें, कुएं और तालाब व्यक्तिगत तौर पर भी बनाए जाते थे, राजाओं द्वारा भी बनाए जाते थे, या जो बड़े बड़े जमींदार साहूकार होते थे वो भी मदद करते थे। इस तरह से इन तौर तरीकों को अपनाकर किसान थे वो उपज बढ़ाने में सफल रहे भाई। तो इस तरह से उपज बढ़ी और लोगों के जीवन में फिर क्या हुआ, लोगों के जीवन में समृद्धि आई। अब हमारा अगला जो सब टॉपिक है, तो समाज में हमें, ग्रामीण समाज में हमें क्या मिला, भिन्नता देखने को मिली भाई। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं आ गई। क्यों भिन्नताएं आ गई? हमें उस समय के बौद्ध ग्रंथ और जो पाली भाषा के ग्रंथ हैं और तमिल भाषा के ग्रंथ हैं, संगम साहित्य, उनसे हमें ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों की झलक देखने को मिलती है। ग्रामीण समाज में जो सामाजिक भिन्नता आती है उसकी प्रमुख वजह थी अभी कृषि में जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होने लगी थी, वो उस प्रौद्योगिकी के कारण तथा कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो जाने के कारण हमें ग्रामीण समाज में भिन्नता देखने को मिलती है। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेती और श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का हमें उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में भी गृहपति का प्रयोग देखिए, गृहपति शब्द से क्या समझते हैं, यहाँ 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। गृहपति का अर्थ होता है घर का मुखिया। गृहपति शब्द का अर्थ क्या होता है? घर का मुखिया। घर का मुखिया कौन होता था? सबसे बड़ा वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, ये काफ़ी शक्तिशाली होता था, घर के संसाधनों पर उसका अधिकार होता था, औरतों, बच्चों और यहाँ तक कि और पुरुषों पर भी उसका नियंत्रण होता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान उस समय शक्तिशाली माने जाते थे गांव में, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। और ग्राम प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। आरंभिक जो संगम साहित्य है उसमें गांव में रहने वाले भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वेल्लार, बड़े जमींदारों को उस समय वेल्लार कहा जाता था तमिल भाषा में। हलवाहा, उलवर, ये किसानों के लिए प्रयुक्त शब्द है। दासणीमयी भूमिहीन श्रमिक वर्ग था। और ये भिन्नता समाज में क्यों थी? इस भिन्नता की वजह थी भूमि के स्वामित्व को लेकर, श्रम को लेकर, और नई जो कृषि आधारित प्रौद्योगिकी थी उसका उपयोग के आधार पर हमें समाज में भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। विधि ग्रंथ मीन्स हमें यहाँ हम एक प्रमुख विधि ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच की गई। इसमें राजाओं को सलाह भी दी गई है। सलाह क्या दी गई है? उनको ये निर्देश दिए गए कि पड़ोसी राज्यों से अगर आपने युद्ध से बचना है तो अपनी सीमा का सीमांकन करें। इसके लिए आप अपनी सीमा पर कुछ ऐसी चीज़ें गाड़ दें जो नष्ट न हो, ताकि इससे सीमा का आंकलन हो सके और पड़ोसी राज्यों के साथ वैरभाव न बढ़े। तो इस तरह से समाज में हमें ये भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी समय जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास हमें भूमि दान के प्रमाण भी मिलते हैं। अब लोगों को भूमि दान में दी जाने लगी थी। और ये भूमि दान में कौन देता था? नया संभ्रांत वर्ग। यानी कि भूमि दान के कारण नया संभ्रांत ग्रामीण वर्ग अस्तित्व में आया। कैसे आया, इस पे चर्चा कर लेते हैं। भूमिदान के प्रमाण हमें पहली शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं। भूमिदान किसको दिया जाता था? धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, ब्राह्मणों को भूमिदान में दी जाती थी। और ये
ये जो भूमि दान में दी जाती थी, ये भूखंड के छोटे छोटे भाग से लेकर बड़े बड़े भाग दान स्वरूप प्रदान किए जाते थे और इनको अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार क्या होता है? वो भूमि जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहते थे। और इस भूमि पर जिसको ये दान में दी जाती थी उसको कर वसूल करने का अधिकार होता था, लेकिन राज्य या राजा उस भूमि से टैक्स वसूल नहीं करता था। विधि ग्रंथों के अनुसार, उस समय की साहित्यिक परंपराओं के अनुसार भूमिदान केवल राजा, जमींदार, शासक वर्ग के लोग या जिसका सामर्थ्य था वो कर सकता था। लेकिन हमें यहाँ महिलाओं द्वारा भी भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। महिलाओं द्वारा भूमिदान के प्रमाण देखिए, प्रभावती गुप्त थी पहली महिला, आरंभिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण शासिका थी। यहाँ भी 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त महत्वपूर्ण शासक था गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने 375 से 415 ईस्वी के आसपास राज किया था। तो प्रभावती गुप्त थी, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी। उसका विवाह दक्खन पठार के शासक जो कि वाकाटक वंश का था राजकुमार, उसके साथ इसका विवाह हुआ था। और ये पहली भारतीय इतिहास में स्त्री थी जिसने भूमिदान दिया था, जिसके भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि भी शासिका थी, इसलिए इस तरह के भूमिदान के प्रमाण मिलते होंगे। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है, जिनमें हमें ब्राह्मण थे, किसान थे, अन्य प्रकार के वर्ग के लोग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधानों की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और संभवतः उन्हें अपने सारे भुगतान देने पड़ते थे। भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में हमें प्राप्त हुए हैं। ये छोटे रूप में भी मिले हैं, बड़े रूप में भी मिले हैं। अब भूमिदान दिया क्यों जाता था, वो कौन से कारण थे कि भूमिदान की आवश्यकता पड़ी? तो भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। तो पहला कारण क्या बताया गया कि भूमिदान क्यों दिया जाता था? शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। यानी कि राजा थे, वो कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि खेती बाड़ी जितने क्षेत्र में, जितने से ज़्यादा क्षेत्र में होगी, उतनी ही राज्य की आमदनी बढ़ेगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान क्यों दिया जाता था, क्योंकि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि राजाओं ने भूमिदान देना इसलिए शुरू किया क्योंकि उनका राजनीतिक प्रभुत्व था वो कमजोर होने लगा था। इसलिए अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक प्रभुत्व, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो भूमिदान देते थे। यह भी माना जाता है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट सत्र के मानव के रूप में प्रदर्शित करने के लिए भी भूमिदान देते थे, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए जो भूमि थी वो दान में दी जाती थी। भूमिदान के प्रचलन से राजा और किसानों के बीच के संबंधों की हमें झलक मिलती है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर राजाओं का नियंत्रण नहीं रहता था, जैसे कि पशुपालक है, संग्राहक है, शिकारी है, मछुआरे हैं, शिल्पकार है, जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग हैं। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे भाई। तो ये था आज का हमारा सब टॉपिक। तो इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन पर हम एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि भाई जनता में राजा की छवि की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें जातक कथाओं और पंचतंत्र से मिलती है।
पंचतंत्र किसकी रचना है, ये भी 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? मौर्य काल के एक राज्यपाल ने करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार 2री शताब्दी में किसने करवाया? शक शासक रुद्रदमन ने करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण 5वीं शताब्दी में किसने करवाया? एक गुप्त राजा ने करवाया। पाली जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं। उपज बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा कीजिए, ये 4 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ। इसमें हल का उपयोग होने लगा था, कुदाल का उपयोग होने लगा था और सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ, जिसके कारण हमें समाज में फिर भिन्नता देखने को मिलती है। ज्यों ज्यों खेतीबाड़ी का विकास हुआ, लोग समृद्ध हुए, तो कुछ लोग गरीब हो गए, कुछ ज़्यादा पैसे वाले हो गए, जिसके कारण हमें ग्रामीण समाज में बड़े बड़े जमींदार, छोटे किसान और ग्राम प्रधान देखने को मिलते हैं। ग्राम प्रधानों का पद वंशानुगत था। 2 नंबर का यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुस्मृति क्या थी? ये देखिए, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच मनुस्मृति को लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब तमिल भाषा में बड़े जमींदारों को किस नाम से जाना जाता है? बड़े जमींदारों को वेल्लार कहा जाता है। किसानों के लिए तमिल भाषा में किस शब्द का प्रयोग हुआ? हलवाहा या उलवर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गृहपति शब्द से आप क्या समझते हैं? गृहपति घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासरों पर नियंत्रण करता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस पद का प्रयोग नगर में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों या व्यापारियों के लिए भी होता था। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब भूमिदान के प्रमाण हमें कब से मिलने शुरू होते हैं? 1म शताब्दी से हमें भूमिदान के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रभावती गुप्त कौन थी? 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, वाकाटक वंश में उसकी शादी हुई थी। अगला 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षचरित लिखी थी 7वीं शताब्दी में और संस्कृत का विद्वान था भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से इतिहास की जो विषय वस्तु है उसको समझा सकूं, ये पाठ आपको समझ में आ सकें। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।